इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपकी चल रही हैं उसके ऊपर जो आपके श्योर शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी आपका मेंस का एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। कहीं से कभी भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो वीडियो होगा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर होगा। मैं एक लाइन से यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की। मैं आपको यहाँ पे 25-25 करके मैं एक सेट दूंगा क्वेश्चंस के अलग अलग, जिसमें आपके सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर हो पाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में जब आप मेंस लिखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं, और आगे चल के इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये फॉर्मेट पसंद आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि पसंद आ रहा है, जिससे मैं इसको और आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या है? नेम द ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम अनाउंस्ड इन 2015 एंड 16। मतलब 2015-16 में जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम अनाउंस हुई थी उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे मैंने MCQ इसको नहीं रखा है, मल्टीपल चॉइस नहीं रखा है। उसके पीछे का रीज़न बस इतना सा है कि उसमें 4 ऑप्शंस रखूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको सही से नाम नहीं पता है तो आप कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप गेस कर पाएँ उसका, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो जाहिर सी बात है मिलते जुलते ही रहेंगे। तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से टिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बेस्ड यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ऑप्शंस भी नहीं रखे हैं। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगा, और आपको अपनी नॉलेज भी टेस्ट यहाँ पे हो जाएगी कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो बताइए आपकी कौन सी ऐसी स्कीम है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। तो नाम ध्यान रखिएगा इसका कि 2015-16 में इसे अनाउंस किया गया है। ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इससे रिलेटेड एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस निकल सकता है क्या कि शायद मुझे जहाँ तक याद है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना चुका है। ठीक है, मतलब जितना भी वहाँ पे लैंड आपका है सारा का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना चुका है इस स्कीम या इस योजना के तहत। तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है कि नेम द स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत आपका एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम आपकी चली है, उसका नाम क्या है? तो मेरे ख्याल से ये तो आपने गेस कर लिया होगा। क्या नाम है इसका? सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और ये जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट या ये जो आपकी स्कीम है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, नाम पूछ लिया, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। कितनी एज होनी चाहिए, कहाँ तक की एज होनी चाहिए, कितने आपके चाइल्ड इसमें कवर हो पाते हैं, मिनिमम यहाँ पे कितना रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट तो खैर मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल होता है, 9.1 9.2 ऐसे रहता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। मैं धीरे धीरे कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो ये याद रखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आपकी स्कीम है उसके तहत आपकी जो स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट आपका स्कीम निकला है वो क्या नाम है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। की मैक्सिमम एज क्या हो सकती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत खाता खुलवाने की? ठीक है, तो इसके लिए जो चाइल्ड होता है उसी का आपका जो मतलब गर्ल चाइल्ड है जो उसी का आपका अकाउंट ओपन होता है, तो वो मैक्सिमम एज पूछी जा रही है कि जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? तो कितनी है? 10 ईयर्स। याद रखिएगा 10 साल क्या है मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट पर एनम। यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पे पर एनम में मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट पूछा गया अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। मतलब अगर आपके पास एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो पर एनम आप उसमें कितना मैक्सिमम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है? तो उसकी लिमिट है 1,50,000, या आप अगर सीधे कहें तो 1.5 लाख रुपये आप उसमें जमा करा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको हो सकता है तेज़ चला जाऊं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तेज़ जा रहा हूं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा।
व्हाट इज द क्रेडिट गारंटी कॉर्पस अमाउंट ऑफ मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म बताइएगा। मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था, कौन सा वीडियो था, हेडक्वार्टर्स वाला शायद वीडियो था, उसमें आपको मैंने मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म भी बताई, तो हेडक्वार्टर के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोज़ तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं लिंक दूंगा, स्टैटिक पार्ट का भी और आपका बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट का भी, दोनों आपको दे दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मुद्रा बैंक जो आपका ओपन हुआ है, इसके अंदर क्रेडिट गारंटी कॉर्पस की बात पूछी गई, वो कितना है। ध्यान रखिए, इसमें एक रीफाइनेंसिंग कॉर्पस था जो कितने रुपए का था, 20,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कॉर्पस अमाउंट कितना है, देखिए ऑप्शन में आपको 20,000 करोड़ भी मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप 20,000 वाले पे टिक करके आएंगे, लेकिन इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एग्जैक्टनेस एकदम चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है फिर आप केवल आंसर ढूंढेंगे कि वो जो आपको आंसर पता है वो पाँचों ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ, बाकी आप कुछ देखेंगे नहीं कि और क्या क्या लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके अंदर कितना आपका अमाउंट है, तो वो अमाउंट है आपका 3,000 करोड़ रुपीस, ये रखा गया है क्रेडिट गारंटी कॉर्पस मुद्रा बैंक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके तहत मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मतलब वो एज लिमिट आपसे पूछी जा रही है जब आप इसके बाद आप इस बीमा योजना में एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे क्या है, तो वो है आपकी 50 साल। ठीक है, कि 50 साल के बाद आप इस योजना को नहीं ले सकते हैं। मिनिमम की अगर बात की जाए कितनी है, तो मिनिमम कितनी है, 18 साल की। 18 साल क्या है मिनिमम, 18 साल से पहले आप इसे नहीं ले सकते हैं, 50 साल के बाद नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड इसी में पूछा जाता है कि मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड नहीं, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज कितनी हो सकती है इसमें, तो वो है 55 साल। ठीक है, ये कितनी है, 55 साल। तो ये 3 एजेस हैं इस जीवन बीमा योजना के तहत जिनको आपको याद रखना होगा। पहली बात क्या कि मैक्सिमम कितनी है एंट्री करने के लिए, तो 50 साल, मिनिमम कितनी है 18 साल, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी है, तो वो है 55 साल। ये 3 एज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अटल पेंशन योजना इज मेनली टारगेटेड एट, मतलब जो अटल पेंशन योजना है ये किस ग्रुप के लिए, किस सेक्टर के लिए मेन टारगेट करके बनाई गई है, या इसे किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी योजना है ये आपकी अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये योजना आपकी, जैसे जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं जैसे मजदूर हो गए, या फिर जो कह लीजिए कि सेल्फ एम्प्लॉई हैं, घरों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंडिया में, तो उन सारे लोगों को भी पेंशन मिले, इसके लिए ये योजना आपकी स्टार्ट की गई है, अटल पेंशन योजना। इसकी अगर मैक्सिमम मिनिमम एज की बात करूँ तो 18 से 40 साल है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 साल। ठीक है, और इसके तहत आपको जो पैसा जमा करना होगा उसकी जो आपकी लिमिट है, कम से कम आप 20 साल तक इस योजना के तहत आप पैसा जमा कराएंगे, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 18 साल में हैं तो आप कम से कम 20 साल तक इसका आप इसमें पैसा सबमिट कराइए, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। या इसीलिए मैक्सिमम रखी गई है 40 साल की। 40 साल में भी इसको लेते हैं तो 20 साल तक आप इसे पैसा इसमें जमा कराएंगे। लेकिन आपको जो ये पेंशन है ये आप चाहे 18 साल से लीजिए चाहे 40 साल से, ये आपको 60 साल के बाद ही ये आपको मिलना शुरू होगी। मतलब 60 साल के जब आप हो जाएंगे फिर आपको जितना भी आपने अमाउंट इसमें जमा कराया उसके हिसाब से इसमें पैसा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस योजना के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये योजना क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है, इससे कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसमें ये होता है कि जितना पैसा आप जमा कराते हैं 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी तरफ से इसमें डालती है, या फिर इसमें एक कैप लगाया गया है 1000 रुपीज़ का या फिर $15 का। 1000 रुपीज़ या फिर $15, दोनों में से जो आपका कहते हैं कि दोनों में से जो भी आपका कम होगा वो आपका डाला जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बार रुपया कमज़ोर होता है तो $15 की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में आपका 1000 रुपया ही सबमिट किया जाएगा, या फिर आपका $15 है तो ऐसे उसको मैनेज किया गया है। तो अधिक जानकारी के इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से पूछी जा सकती मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स
विच एंटिटी मॉनिटर्स द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, या शॉर्ट में इसे किसान क्रेडिट कार्ड को KCC स्कीम भी कहते हैं। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने अगर इंटरव्यू जब दिया था तो मुझसे इस पे क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ KCC, किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, बताइए कुछ इसके बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आपकी क्या है, कौन इसे मॉनिटर करता है, थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड को कौन मॉनिटर करता है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे भरमाने वाले ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। नाबार्ड दे देगा, कह देगा कि नाबार्ड है क्या, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड है तो आपको दे देगा कि RRBs इसको मैनेज करती हैं क्या, या फिर जो आपका यहाँ पे दे देगा कि RBI मैनेज करती है क्या, या फिर इससे को कह देगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मैनेज करती हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है। तो आपको ऐसे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप इसमें से तुक्का मार सकते हैं, सही हो सकता है नहीं भी। लेकिन अगर आपको सही आंसर पता है तो केवल आपको ऑप्शन ढूंढना होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है, तो वो है RBI। जो भी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है वो आपकी जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो RBI करती है। RBI का मतलब समझ रहे हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड। अंत्योदय अन्न योजना किस साल शुरू हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना क्या है, आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो भी आपका अनाज है, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे आपका दिया जाता है। मान लीजिए 35 रुपये किलो का आपका चावल है तो उसे आपका 3 रुपया 2 रुपये की प्रति केजी के हिसाब से किसको दिया जाता है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर। पहले वो आइडेंटिफाई किया गया उनको कि कौन कौन हैं आपके, फिर उनको ये स्कीम का लाभ दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना बहुत ही अच्छी योजना है क्रियान्वयन के हिसाब से, और जिस तरीके से ये जो हमारे समाज का, ये जो हमारे देश के जो बहुत ही गरीब तबका है उनके लिए बहुत ही ये आपकी अच्छी योजना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस साल इसे लॉन्च किया गया, तो लॉन्चिंग का ईयर कौन सा था, 2000, सन 2000 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर। मिड डे मील स्कीम कौन सी स्कीम है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। मिड डे मील स्कीम जो दोपहर का भोजन जिसे कहा जाता है, जो आपके सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ तक के बच्चे को ये स्कीम दी जाती है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आप ऐसे अपने समाज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको ना पता हो, और अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो नहीं पता होगा। वैसे बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि जो क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं वो इसके लाभ में आते हैं। 8 से ऊपर आपके बच्चों को नहीं लाभ मिलता है, लेकिन क्लास 8 तक के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो इस योजना के तहत जो दोपहर का भोजन होता है वो बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। हर दिन का अलग अलग मेन्यू होता है, हर दिन उनको अलग अलग तरीके का खाना खिलाया जाता है। तो ये जो योजना है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन निकल के आता है, कौन सी ईयर में, 1995 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो ज़्यादातर जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल में लाया जाए, जिससे जो हमारे लिटरेसी रेट है इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। और एक बार कहते हैं कि आप अगर स्कूल जाने लगते हैं तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्कूल तक ही नहीं पहुंच रहे हैं तो आप आगे भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, केवल एक मैंने आपको बताया, वैसे बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर मर्जिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना। मतलब ये जो आपकी दो स्कीम है, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम की स्कीम और किशोरी शक्ति योजना, इनको मर्ज करने के बाद कौन सी आपकी नई स्कीम निकली है, उसका नाम क्या है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आगे के वीडियोज़ में इसके बारे में और जानकारी दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप रखिएगा। इस स्कीम का नाम क्या है, सबला इस स्कीम को कहते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा अपने से भी पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्कीम इज डिवाइज्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब कि इंडिया को ग्लोबली तौर पे, वैश्विक तौर पे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के उद्देश्य से कौन सी स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। तो आप सबको पता होगा उस स्कीम का क्या नाम है, मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया उसका नाम है स्कीम का, आप सबको पता होगा। इसके तहत क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी पता होगा। इससे क्वेश्चन आपका और निकल के आता है कि इस स्कीम में आपके कौन से एनिमल को यहाँ पे लिया गया है एज अ सिंबल, तो वो आपका कौन सा एनिमल है। तो आप को अगर नहीं पता है तो एक बार बताइएगा मुझे कमेंट करके कौन सा एनिमल यहाँ पे यूज होता है। मेक इन इंडिया के लोगों में आप लोग भी देखते होंगे बना हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच सेंट्रल स्कीम इज ऑल्सो नोन एज ग्रामीण आवास।
ग्रामीण आवास जो आपकी सेंट्रल की एक स्कीम है उसे दूसरे नाम से बुलाया जाता है, उसका नाम क्या है? ग्रामीण आवास। तो मेन स्कीम का नाम आपको बताना है कौन सी वो स्कीम है। तो बहुत सारे लोग इसका जवाब क्या देते हैं? इंदिरा आवास योजना। में भी मतलब ऐसे तुक्के में ऐसे लग जाता है, लेकिन वो क्या है? सही नहीं है। नाम क्या है योजना का? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? PMGY। ठीक है, तो दोनों आप याद रखें। PMGY का मतलब क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण आवास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल रूरबन मिशन इज ऑल्सो नोन एज। ये जो नेशनल रूरबन मिशन है, मतलब रूरल अर्बन मिशन को मिला करके इसको बनाया गया रूरबन मिशन, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, SPMRM, इस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज की जहाँ पे बात की जाती है तो आपको दोनों नाम यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं, कहीं से किसी को भी यहाँ पे लिंक कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमृत। ये जो अमृत योजना है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, और ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे अमृत की फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है आपको फुल फॉर्म दे भी दे, ए दे देगा, एम दे देगा, आर दे देगा, यू पूछ लेगा आपसे कि यू मतलब क्या होगा, टी भी आपका दिया रहेगा, और यू का जो आपका यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, तो गेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर पता है तो आसानी से आप बता पाएंगे। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म? ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, फॉर के लिए कुछ नहीं है, आर से क्या है? रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिए एक एक शब्द को किससे क्या बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्कीम एम्स एट अर्बन स्लम ड्वेलर्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हु डू नॉट पजेस एडिक्वेट शेल्टर। कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि अर्बन में जो भी स्लम में रह रहे हैं लोग, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग रह रहे हैं, उनको ज़रूरी तौर पे या जितना ज़रूरी है वो शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए स्कीम आपकी शुरू की गई है। उस स्कीम का नाम बताइए क्या है? तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो उसका नाम है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सेंटर ने एक स्कीम स्टार्ट की है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये किसको टारगेट रख के यहाँ पे स्टार्ट की गई है? ध्यान रखिएगा, जो आपका शहरी इलाका है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रह रहे हैं उनके लिए एडिक्वेट शेल्टर की व्यवस्था करने के लिए ये आपकी योजना स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपकी योजना है ये आपकी कब से स्टार्ट हुई थी? तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 2001 से आपकी स्टार्ट हुई थी। वैसे तो इसे कहा जाता है सेंट्रल की स्कीम है, लेकिन यहाँ पे जो भागीदारी की बात करें तो 50-50% की होती है। 50% इसमें सेंटर का योगदान होता है, 50% जिस स्टेट में अगर ये योजना चल रही है तो वहाँ की स्टेट इसमें योगदान करती है। इसके तहत आपका टॉयलेट भी बनवाए जाते हैं, इसी योजना के अंतर्गत वो आपका आता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको नए घर बना के दिए जाएंगे जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, इसमें नए घर भी आपके बिल्ड किए जाते हैं, और आप के जो एग्जिस्टिंग आपके स्लम्स में जो घर हैं उनको भी इम्प्रूव करने, अपग्रेड करने पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू लॉन्च द इंदिरा आवास योजना। कि इंदिरा आवास योजना को लॉन्च करने वाले हमारे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे जो आपका नाम होता है, अगर आपको पता है तो समझ जाएंगे, आपको केवल ऑप्शन ढूंढना है। नाम क्या है उनका? तो वो कौन थे? वो थे आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्या है देखिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम टारगेट द एज ग्रुप ऑफ। ये जो आपका कार्यक्रम है ये RKS के नाम से, ये आपके कौन सा एज ग्रुप को टारगेट करता है? तो एकदम स्पेसिफिक पता होगा तो आप बताएंगे कौन सा एज ग्रुप है। ये है आपका 10 से 19 साल का जो एज ग्रुप है उसके लिए ये आपका कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट बात करें, विच इज़ कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे दुनिया भर में जो सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड फैमिली और कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम है उसका नाम आप बताइए क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ICDS,
शॉर्ट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा ICDS इसे बुलाते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके तहत जो भी आपके बच्चे होते हैं और उनकी जो माएँ होती हैं उनके लिए आपका यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम और जो भी फूड होता है दोनों की व्यवस्था की जाती है, और 6 साल से कम के बच्चों के लिए आपकी स्कीम ये चलती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच स्कीम इज टू ब्रिंग द assisted poor families above the poverty line by ensuring appreciable sustained level of इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये जो आपकी स्कीम है ये जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर रहने वाले लोगों के लिए है कि उनको एक टाइम पीरियड के लिए एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ इनकम मिल सके, मतलब जो उनको मिलती रहे एक तय समय के लिए कि उनको लगातार इनकम मिलती रहे। तो ऐसी कौन सी स्कीम है? हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए तो बहुत सारी योजनाएं देखी, ये अबव पॉवर्टी लाइन के लिए योजना है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आपका नाम क्या है? SGSY ऐसे देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसके तहत जो भी आपके अबव पॉवर्टी लाइन के, जो अबव पॉवर्टी लाइन का मतलब अमीर नहीं, मतलब बस वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि उनको साल के 365 दिन आपका रोजगार उपलब्ध है, लेकिन इस योजना के तहत उनको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिससे उनको कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे। तो नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट बात करें, पहल स्कीम इज रिलेटेड विथ। पहल स्कीम आपकी किस विषय से या किस सेक्टर से आपकी रिलेटेड है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये आपकी कौन, इस स्कीम के तहत क्या होता है? तो ये आपकी क्या है? डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू LPG सब्सिडी। मतलब जो आपकी LPG सब्सिडी है उसका जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है उससे रिलेटेड ये आपकी स्कीम है कि जो भी आपकी LPG सब्सिडी होगी वो आपके खाते में अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। तो उस स्कीम का नाम क्या है? पहल स्कीम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विथ। जब भी इसका नाम आएगा मिशन इंद्रधनुष तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार की 2 स्कीमें हैं। एक है आपकी इंद्रधनुष स्कीम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक PSB। तो इंद्रधनुष स्कीम की अगर बात करेंगे तो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के उत्थान के लिए आपकी स्कीम है। जब मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो बताया था एक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार जो आपका, मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो था जिसमें मैंने बेसल नॉर्म्स बताए थे। बेसल नॉर्म्स के तहत जो गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं उनको कितना पैसा अभी 2019 तक रखना है, तो उसके लिए जो है इंद्रधनुष स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी, वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपकी किससे रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है चाइल्ड वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। मतलब आप ब्रॉड वे में अगर हम कहें तो ये आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड ये आपकी स्कीम है, मिशन वैक्सीनेशन। इसमें होता क्या है कि 7 बीमारियां, जैसे इंद्रधनुष का मतलब क्या, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो इसी तरह इसमें 7 बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों में टीकाकरण आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम है। कभी कभी इस स्कीम में जो 7 बीमारियां उनके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे होगा कि आपको 5 यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 तो आपके सही होंगे बीमारियों के जो नाम है, एक कह देगा कि ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब इसमें से वो बीमारी निकाल दीजिए जो आपकी मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसका वैक्सीनेशन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको 7 बीमारियों का नाम पता होना चाहिए। नाम मैं आपको यहाँ पे नीचे दे दे रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, ये आपकी क्या है? बीमारियां हैं जिनका आपका वैक्सीनेशन होता है इस स्कीम के तहत। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। सागरमाला प्रोजेक्ट आपका किससे संबंधित है? तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा सागरमाला जो प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट। मतलब जो हमारे कंट्री के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको कैसे और मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे वहाँ पे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे रिलेटेड ये आपकी स्कीम है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, या जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, NFSM, एम्स टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ। ये जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये किसके प्रोडक्शन को इन्हेंस करने पे फोकस करता है? किसके प्रोडक्शन, किस किस फसल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने पे ध्यान देता है ये स्कीम। तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी आपकी फसलें आती हैं या किसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बात की जाती है। तो आपकी 4 यहाँ पे देखें कैटेगरी है। पहला क्या है? राइस, व्हीट, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जितनी भी आपकी दालें हैं
कोर सीरियल्स का मतलब क्या हो गया, जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन को भी बढ़ाने पे हम ध्यान दे रहे हैं इस स्कीम के तहत। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, वेजिटेबल भी मिल जाएगा, ठीक है, किसी वेजिटेबल का नाम भी मिल जाएगा, या फिर क्या हो सकता है इसमें फ्रूट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी फ्रूट के लिए भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा वेजिटेबल फ्रूट वगैरह सब कुछ नहीं है, 4 चीज़ें हैं, ये आप इनको ध्यान रखिए, इनको कहीं पे लिख लीजिए कि आपकी चारों किससे रिलेटेड हैं, NFSM से हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ये चारों आपकी फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें अगर, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम हृदय इज टू, कि जो आपकी स्कीम लॉन्च हुई, अब पता नहीं रिसेंटली है कि नहीं है, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप जो ये हृदय स्कीम है, आप इसके ऑब्जेक्टिव को बताइए कि क्या है वो आपकी का ऑब्जेक्टिव इस स्कीम को लॉन्च करने का। तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, हृदय की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं किससे रिलेटेड है, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज साइट, जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज साइट हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे जो भी माहौल है वो वैसे का वैसा ही बना रहे, जो भी वहाँ पे कमियां हैं उनको सुधारा जाए और उनको इन्हेंस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए आपकी ये स्कीम आपकी चल रही है, और कई बार इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछा जाता है कि हृदय, ये ध्यान में रखिए, अभी जितनी भी स्कीम चल रही है उनका जो कुछ भी नाम है, चाहे वो आपका अर्थ निकलता है उसका, चाहे वो बिना अर्थ की हैं, उनका फुल फॉर्म जरूर है, ठीक है। तो हृदय इस स्कीम का नाम नहीं है, इसका फुल फॉर्म है, तो ये इसको शॉर्ट में बना दिया गया है हृदय। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, द नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। देखिए कुछ अजीब सा ऐसे नाम है, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये इस स्कीम का नाम है जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, हृदय। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने से। तो ये तो थे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस और आंसर्स जो मैंने आपको बताए, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेंगे अगर आपको ऐसे श्योर शॉर्ट इनके क्वेश्चन और आंसर पता हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, जिससे मैं इसको और आगे बढ़ा सकूं। बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है इसको बताते हुए, और आपको भी अगर पढ़ के अच्छा लगेगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। औरों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, अब इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।